हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली जो 3.3 का पहला क्वेश्चंस किया था, टोटल 4 क्वेश्चंस किए थे और हमने ये देखा था कि विलोपन विधि एक्चुअल में काम कैसे करती है। और उम्मीद है कि विलोपन विधि आपने समझ ली होगी। विलोपन का सीधा सिंपल सा मतलब है एक चर को वहां से हटाना, और एक चर तभी हट सकता है जब वो एकदम फोटोकॉपी जैसा नजर आएगा। अगर प्लस नजर आए दोनों बार तो उसको माइनस कर देना, क्योंकि घटाना होता है, और माइनस नजर आए तो भी घटाना, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का तब आपको जोड़ना है। ये मैंने सारा प्रोसेस आपको बताया था। उसी प्रोसेस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में आपको सवाल दे रखे, आपको इक्वेशंस दे रखी थी, समीकरण दे रखे थे। आज पहले समीकरण बढ़ाओ, फिर समीकरण में विलोपन विधि लगाओ और फिर उनका उत्तर निकालो। तो आपको बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। वो कह रहा पहले समीकरण आप बनाइए, समीकरण बनने के बाद विलोपन विधि लगाओ और उत्तर हमें दो कि क्या उत्तर आएगा। ठीक है, और विलोपन विधि आपके दिमाग बैठ गई होगी। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। यदि अंश में कितना जोड़ दिया जाए, एक, और हर में से एक घटा दिया जाए। और अंश और हर होता क्या, एक भिन्नित होती है। तो हम लिखेंगे माना। पहले मानने वाला काम आपको करना पड़ेगा। किसी एक चीज को x मान लो, आप लिखेंगे माना अंश बराबर, माना अंश बराबर x, और हर को हम क्या मान लेंगे y। अगर अंश बटा हर हमने मान लिया, आप लिखेंगे चूंकि भिन्न बराबर होती है अंश बटा, क्या होती है सब, अंश बटा हर, यानी अंश हमने x मान लिया और हर क्या मान लिया y। ये हमारे पास एक भिन्न आ गई है जो आपको ध्यान रखनी, क्योंकि मैंने अंश को x मान लिया, हर को मैंने क्या मान लिया, y मान लिया। और उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। ये ठीक। अब प्रश्न अनुसार क्या बोला, आगे पूरा सवाल पढ़ लें एक बार। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती, मतलब भिन्न एक आ जाती। यदि हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती। हर में एक जोड़ना मतलब अंश में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया। वह भिन्न क्या है, भिन्न हमें मान ली x बटा y। अगर मेरे पास x का मान आ गया और y का मान आ गया तो मेरे पास भिन्न भी आ जाएगी। और मुझे उम्मीद है हमने ये सवाल 3.1 और 3.2 में खूब सारे किए। विधियां अलग अलग थी। वहाँ पहले में ग्राफी विधि थी, आलेखी विधि, दूसरे में प्रतिस्थापन विधि, तीसरी विलोपन विधि। और मैंने बोला था किसी भी रैखिक समीकरण हल को विधियां 3-4 बता रखी, किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर सेम आता है। अब आपको जो बात बोलेगी प्रश्न अनुसार ध्यान से सुने, इजी वे में देखना है ना। पहली बात आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार। समीकरण बनाने वक्त ध्यान रखना बहुत ज्यादा आपको कि बात आपको क्या बोली। सुने सर, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या बेटा मैंने अंश आपको एक माना, बिल्कुल। कितना जोड़ दूं अंश में मैं, एक बटा, तथा हर में से एक घटा दें। हर कितना माना है मैंने, y, उसमें से एक घटाने का मतलब है -1 बराबर। तो भिन्न कितने में बदल जाती, एक में बदल जाती। बोलो सब, यदि अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आई होगी। अब आपको क्या करना क्या, वज्र गुणा करना। तो ये चीज इधर गुणा हो जाएगी, तो समीकरण बनेगा x + 1 बराबर, इसको इस एक से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। और एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना, किसी भी रैखिक समीकरण में x और y एक तरफ होने चाहिए, अचर एक तरफ होना चाहिए। तो मुझे कुछ चीजों का पक्षांतरण करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, तो x की जगह x, ये प्लस का y जब ट्रांसफर होगा तो इधर आने पर हो जाएगा माइनस का y बराबर, माइनस का 1 पहले से ही है, ये प्लस का 1 उधर जाएगा, हो जाएगा माइनस का 1। मैं कह सकता हूं कि x - y बराबर -1 माइनस का क्या हो जाएगा 2। ये मेरे पास एक समीकरण संख्या 1 आएगी। एक बार मैं बॉक्स में बंद कर दूं ताकि मेरी सीधी जो नजर है वो इसके ऊपर ही पड़े, मुझे कोई समस्या नहीं। हाँ जी साहब, कोई समस्या है क्या। जो बात उसने बोली, अंश में एक जोड़ने को बोला तो मैंने अंश में एक जोड़ बोल दिया, हर में से एक घटाने को बोला तो हर में से एक मैंने घटा दिया और भिन्न एक बदल जा रही। अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, घटाने का मतलब माइनस, जोड़ने का मतलब प्लस। उत्तर किया तो x - y बराबर -2, समीकरण संख्या 1। एक समीकरण की और जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। एक बात और बोली उसने, पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार आपने क्या बोला है, यदि हर में एक जोड़ दें, इसका मतलब अंश में कोई परिवर्तन नहीं है, अंश तो x का x रहेगा बटा में। हर में एक जोड़ दिया, इसका मतलब y में एक जोड़ दिया, और भिन्न कितने में बदल रही है, 1/2। तो भिन्न आ जाएगी 1/2। वज्र गुणा होगा, 2 को 1 से गुणा करोगे 2x हो जाएगा बराबर, y + 1 को 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y + 1 आ जाएगा। y को इधर ले आओ तो 2x प्लस का y इधर आएगा, माइनस का y बराबर में कितना आ गया, 1।
समीकरण संख्या इसको मैं क्या बोल सकता हूं 2, इसको हम बोलेंगे समीकरण संख्या 2 ही आपके पास। हाँ जी सूरवीरों बोलो, योद्धाओं बोलो, कोई दिक्कत है क्या? अंश में कोई परिवर्तन नहीं, केवल क्या बोला है कि हर में से एक जोड़ दे। हर में कितना जोड़ना है? एक जोड़ना है। इसका मतलब अंश में कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। जैसा मेरे को बोला मैंने वैसा का वैसा कर दिया कि हर में, अंश में मैंने कुछ भी परिवर्तन नहीं बोला है और बोला है हर में कितना जोड़ना, एक जोड़ना। तो हर का मतलब y माना है, y का मतलब हो गया मैंने y में एक जोड़ दिया और बिन 1/2 आ रही वज्र गुणा की ऐसा आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे किसी का विलोप करना। आप कहेंगे सर किसका विलोप करें? जिसका अचर समान है। देखो अगर आप x का विलोप करना चाहते हैं, ये तो x है और ये 2x है, तो इसको पहले 2x बनाने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, वरना y का विलोप कर दो। देखो ये भी y है और ये भी y है, समान है ना, ताकि गुणा नहीं करना पड़े। और दोनों ही माइनस में, इसका मतलब जोड़ना या घटाना? बोलो जोड़ना या घटाना? घटाना, ध्यान रखना। दोनों प्लस में तो भी घटाना है, दोनों माइनस है तो भी घटाना। एक प्लस में और एक माइनस में, तब क्या करना है? जोड़ना। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना। ठीक है साहब, इधर ध्यान दें। आप लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 है आपके पास x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 और ये है 2x माइनस वाई बराबर कितना 1। घटाते वक्त चिन्ह चेंज करने, तो प्लस का 2x किस में हो जाएगा? माइनस में 2x। माइनस का y किस में हो जाएगा? प्लस का y। और प्लस का 1 किस में हो जाएगा? माइनस 1। तो ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल। माइनस के 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और माइनस 2 और माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 3। इस बात को ध्यान रखना। माइनस 2 और ये माइनस 1 माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x का मान आपके साथ कितना आएगा? 3 आएगा साहब। x का मान कितना आएगा सूरवीरों? x का मान आएगा 3। ये मेरे पास आ गया x का मान। हाँ जी, कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। आप लिखेंगे x बराबर 3, x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 बोलो। समीकरण 1 ये रहा आपके पास और समीकरण 1 है आपके पास x माइनस वाई बराबर है माइनस का 2। तो x का मान कितना है? 3, माइनस वाई बराबर माइनस 2। माइनस वाई यहीं रहेगा, माइनस 2 भी यहाँ है, प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। दो नंबर्स माइनस में होते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन चिन्ह किसका रहता है? माइनस का। 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। माइनस माइनस प्लस, वाई कितना आ जाएगा आपके पास? अरे बोलो सूरवीरों, वाई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये मेरे पास आ गया वाई का मान। अब आपको भिन्न चाहिए तो आप लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, अतः भिन्न बराबर, भिन्न को क्या माना मैंने? x बटा वाई माना। x बटा वाई माना, इसका मतलब x का मान 3 और y का मान कितना? 5। ये मेरे पास आ गई भिन्न। ये इस सवाल का मेरे पास फाइनल आ गया उत्तर। जो इसने बोला था वह भिन्न क्या है, तो हम बोलेंगे वो भिन्न कितनी है? 3 है सर। कितनी है सर? 3 है। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। अरे बोलो सूरवीरों, कोई दिक्कत क्या? बोलो, कोई समस्या क्या? एक लंबी चौड़ी बात दे रखी थी, पहले समीकरण बनाए, समीकरण बनने के बाद वो पहला सवाल रिपीट हो जाएगा और इसमें ज़्यादातर गुणा भाग करने की आपको कम जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधा ही कट जाएगा कोई ना कोई चर। हमने y का विलोप कर दिया, y दोनों माइनस है तो हमने घटा दिया। घटाने वक्त चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगी, प्लस का y माइनस का y कैंसिल। ये माइनस के 2x में से x जाएगा, माइनस का x बचेगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, प्रोसेस किया। x और y का मान आया, भिन्न भी आ जाएगा। भिन्न हमने बोला था x बटा y, तो x 3 है और y कितना 5, तो भिन्न आ गई 3 बटा 5। उम्मीद है दूसरे का पहला सवाल इजी वे में क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं दूसरे का दूसरा सवाल। तब तक एक बार आराम से आप इन चीज़ों को देखें, आराम से समझें क्या भाषा है। हमने भाषा वाले खूब सवाल कर रखे हैं, 3.2 तक खूब सारे उदाहरण में कर रखे हैं। उम्मीद है अब आपको एक x मानना और एक y मानना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोल रहा प्रश्नानुसार वैसा आप करते जाएंगे, आपके उत्तर आते जाएंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। देखो आप एक बार इसको। अब देखो दूसरे का करते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भाषा के तौर पर क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पहले, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व कोई नूरी है, उसकी जो उम्र है वो सोनू की उम्र की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 10 साल बाद में, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए।
आपको एक को x मानना, एक को y मानना, और वर्तमान आयु हमेशा मानी जाती है, तभी आप पहले का और तभी आप आगे का बता सकते हो। सुने मेरी बात, आप लिखेंगे माना, माना पहले नूरी आई है कि नूरी को x मान लो, कोई दिक्कत नहीं। माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की वर्तमान कितनी मान ली हमने, x वर्ष, और सोनू की वर्तमान आयु उसको साहब हमने मान लिया y वर्ष। दो हमारे पास जानकारी थी, एक नूरी है और एक सोनू है, तो एक की वर्तमान आयु x वर्ष मान ली, एक की वर्तमान आयु क्या मान ली, y वर्ष। अब जैसे प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है वैसे काम करते जाओ, आराम से समीकरण बनेंगे, आराम से विलोपन विधि लगेगी और आराम से गर्दा उड़ते उड़ते आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, नो टेंशन। आपको पहले बोला है प्रश्नानुसार, आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा का वैसा आप करते जाएं। और हमने खूब सारे जैकब और उसके पुत्र आफ्ताब वाले खूब सारे क्वेश्चन कर रखे हैं, अब तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। आपको बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व, और पूर्व का मतलब होता है पहले, क्या होता है, पहले, 5 वर्ष पहले आपको बोला जाए। मुझे एक बात बताओ, अभी आप कितने साल के हो, जितने भी आप साल के हो, आज से 5 साल पहले आपको उम्र में से 5 साल घटाओगे ना तभी तो आएगा। तो अभी मुझे एक बात बताओ, नूरी कितने वर्ष की है, नूरी x वर्ष की, आज से 5 साल पहले x माइनस 5 की रही होगी, बिल्कुल। सोनू अभी कितने वर्ष की है, y वर्ष की, आज से 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 साल पहले, 5 वर्ष हमने घटा दी। अब क्या बोला है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुणा थी, 3 गुणा थी, तो ये लो सब 3 गुणा। बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं x बराबर 3y। 5 वर्ष पहले नहीं करते, पहले 5 वर्ष पहले जाना, 5 वर्ष पूर्व जाओगे तो x माइनस 5 y माइनस 5। भाई अगर नूरी आज से 5 साल पहले x माइनस 5 की है तो सोनू भी आज से 5 साल पहले कम रही होगी, तो y माइनस 5 होगी। तो पहले नूरी की आयु होगी x माइनस 5, आज से 5 साल पहले, अभी x की है, आज से 5 साल पहले x माइनस 5 रही होगी। और अभी सोनू कितने साल की है, y की, तो आज से 5 साल पहले y माइनस 5। तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुणा है, तो 3 से गुणा कर दिया। अब कैलकुलेशन करें, जब आप कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो समीकरण बनेगा आपके पास x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुणा करोगे 3y माइनस 3 को 5 से गुणा करोगे 15। अब x एक तरफ और अचर एक तरफ, ध्यान देना साहब, x प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y बराबर माइनस का 15, माइनस का 5 ट्रांसफर होगा किसका, हो जाएगा प्लस का 5। तो समीकरण बनेगा आपके पास x माइनस 3y बराबर ये माइनस का 10 बचेगा। और मैं इसको देना चाहूँगा समीकरण संख्या कितना, 1। कितना देना चाहूँगा साहब, समीकरण संख्या 1। और इसको एक बार डालते हैं ब्रैकेट के अंदर ताकि मेरी नज़र जाए जब मैं उसको विलोपन विधि लगाना चाहूँ। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, ईजी वे में काम हो गया होगा। ठीक है सर, आगे क्या बोला, आगे बोला है पुनः प्रश्नानुसार हम लिखेंगे। क्या बोला है, पुनः प्रश्न अनुसार, जो बात बोलेगी वैसे करते जाओ, आराम से काम हो जाएगा। पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला है, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष पश्चात का मतलब होता है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। आज से 10 वर्ष बाद में उम्र बढ़ेगी, तो अभी नूरी कितने वर्ष की है, x की, तो आज से 10 साल बाद में x प्लस 10। सोनू कितने की, y की, तो आज से 10 साल बाद में। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुणा थी, 2 गुणा थी, तो हमने कर दिया 2 से गुणा। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। गुणा भाग करें सर, गुणा भाग जब आप करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुणा करें तो 2y प्लस 2 को 10 से गुणा करें, ये बन गया 20। चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो x प्लस का 2y इधर आया, माइनस का 2y बराबर प्लस का 20 है, और प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10। ये बनेगा आपके पास x माइनस 2y बराबर कितना बनेगा, 10। इसको हम देंगे समीकरण संख्या कितना, 2। कितना देंगे साहब, समीकरण संख्या 2। और ये इसको हम ब्रैकेट बंद करने वाले। ये हमारे पास जो पर्याप्त जानकारी थी, जैसा उसने बोला हमने युग्म बना दिए। अब युग्म बनाने के बाद आपको विलोपन विधि लगानी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, मैं करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। जैसा बोला 5 साल पहले, 10 वर्ष पश्चात,
10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद आगे जुड़ेगी। कम पहले का मतलब होता है घटेगी उम्र, सीधी सिंपल सी बात ये बोला। अब आपको विलोपन विधि लगानी, और विलोपन विधि के लिए आपको क्या करना चाहिए, किसी चर का विलोप करना चाहिए। कोई चर हो रहा है क्या सेम, बिल्कुल हो रहा है, x सीधा सेम है और दोनों प्लस के हैं x, इसका मतलब घटाना पड़ेगा। y मत सोचना, y का सोचोगे तो उसको 2 से गुणा करना पड़ेगा तब 6y बनेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा तब 6y बनेगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो समीकरण 1 आपके पास आएगा x माइनस 3y बराबर में है माइनस का 10, और ये हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर में कितना हो जाएगा साहब 10, और घटाएंगे तो चिन्ह हो जाएंगे चेंज। कौन से चिन्ह चेंज, ये प्लस का x किस में हो जाएगा माइनस का x, माइनस का y किस में हो जाएगा प्लस का y, और प्लस का 10 किसका हो जाएगा माइनस का 10। अब ये प्लस का x नहीं है, अभी माइनस का x है, और माइनस का x प्लस का x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये प्लस का y है तो माइनस के 3y में से प्लस का 2y जाएगा तो माइनस का y बचेगा। हाँ जी बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। और ये माइनस का 10 और ये माइनस का 10 हो जाएगा माइनस का 20। ये प्लस का 10 नहीं, ये काट मत देना, ये प्लस का नहीं, अब ये माइनस का हो गया, माइनस 10 माइनस का 20, और माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान आ जाएगा आपके पास 20। कितना आएगा साहब, y का मान आ गया आपके पास 20। ठीक है, अगर y का मान आपके पास आ गया तो अब आपके पास x का मान भी आ जाएगा। आप लिखेंगे y बराबर 20, y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 20 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 आपके पास है x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है सर, x माइनस 3 गुणा y का मान 20 बराबर माइनस का 10, तो x माइनस 3 को 20 से गुणा करवाओगे 60 बराबर माइनस का 10, x बराबर माइनस का 10 है, ये माइनस का 60 ट्रांसफर होगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, और x का मान आ जाएगा कितना 50। x का मान कितना आ गया साहब 50। तो ये मेरे पास y का मान आया था 20 और x का मान कितना आया है 50। अब मुझे वर्तमान आयु बोलनी, तो मैं आराम से इजी वे में लाइन लिख सकता हूँ। आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः नूरी की आयु, अब वर्तमान मत बोलो आयु बोल दो, आयु कितने वर्ष हो जाएगी 50 वर्ष। क्यों, क्योंकि नूरी की आयु को मैंने क्या बोला था x बोला था, और x का मान आया 50। और सोनू की आयु क्या बोलेंगे, सोनू की आयु, और सोनू की आयु को मैंने y बोला था और y का मान कितना आया 20, इसका मतलब सोनू की आयु कितने वर्ष हो जाएगी 20 वर्ष। बोलो मेरे लाल और लालियों, शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको आई होगी। आराम से इजी वे में हमने सवाल को कर दिया और बेहतरीन तरीके से कर दिया। हाँ जी, जैसी जानकारी बोली समीकरण 1 और समीकरण 2 बना। समीकरण 1 और 2 बनने के बाद वही सेम काम विलोपन विधि बना, किसी एक चीज का विलोप करना, आराम से विलोप करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। उम्मीद है दूसरे का दूसरा सवाल आपके इजी वे में बैठ गया होगा। अब 3 सवाल और बचे हैं दूसरे के, फिर आपके 3.2 प्रश्नावली क्या हो जाए खत्म। ज़्यादा कोई लेक्चर बड़ा है भी नहीं है ना, फिर एक उदाहरण का एक वीडियो बनेगा, 3 उदाहरण 8, 9, 10। मैं सारी चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, इसीलिए आपको लेंदी लग सकता है, लेकिन गारंटी है डेफिनेटली आपको मैं मन से कह सकता हूं, जब तक आपने चीजें सारी क्लियर कर ली, एक एक एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लिया, प्रत्येक चैप्टर की लैंग्वेज, प्रत्येक चैप्टर का एग्जाम्पल और प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस बोर्ड के ऊपर करवाऊंगा। नो टेंशन होकर लैंग्वेज को समझाना, उसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखवाना। आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, बिल्कुल लगे, फील ही नहीं आएगा कि आपको कि आप ऑनलाइन क्लास में बैठो, एकदम ऑफलाइन क्लास वाला लगेगा। एक एक नोट्स वगैरह, सीधा सिंपल सा काम होगा, मस्त रहिए। ठीक है, उम्मीद है समीकरण 1 और 2 के बाद तो घिसा पीटा काम है, घटाना वगैरह विलोपन विधि लगाने, उत्तर आ जाएंगे। x का मान है 50, y का मान है 20। x का मान नूरी की आयु है तो 50 वर्ष होगी, y का मान सोनू की आयु, वर्तमान आयु बोलो या आयु बोलो तो एक ही बात है, आपने आयु लिख दी 20 वर्ष और 50 वर्ष। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अगली स्लाइड में करते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, तब तक एक बार इसको रीडिंग मार लो। अब देख करते हैं दूसरे का तीसरा सवाल। दूसरे का जो तीसरा सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार एग्जाम के। सवाल ने क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। कोई 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए, अंक कितने होने चाहिए उसके अंदर 2, उनका योग कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। पहले कुछ बेसिक बातें आप समझ लें, फिर मैं बता दूंगा।
मुझे एक बात बताओ, 2 अंकों की सबसे पहले संख्या कौन सी आती है? आप कहेंगे सर 10 आती है। हाँ या ना? 9 तक अंक होते हैं, 2 अंकों की सबसे पहले संख्या 10। 10 के बाद क्या आएगा? 11। 11 के बाद क्या आएगा? 12। ऐसे ऐसे करके लास्ट जो संख्या आती है वो आती है 99। हाँ जी बोलो, क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? 2 अंकों की संख्या की शुरुआत 10 से होती है और लास्ट संख्या कौन सी आती है? 99। एकदम सही बात है। सुनना आगे बात। आगे बात क्या समझ? मैं इसमें से कोई अपनी मन मर्जी से कोई संख्या उठाता हूं। मैंने सपोज दैट उठा ली 63। कितना उठा लिया? 63। 63 के अंदर ये जो 3 लिखा है इसको आप इकाई अंक बोलते हो नहीं बोलते हो? ये बताओ पहली बात तो। सही बात कह रहा हूं? ये कौन सा अंक है? इकाई अंक है। और ये आपका कौन सा अंक है? दाई का अंक है। बोलो, इतनी समझ तो है ना कि 2 अंकों की हमने संख्या ली, उसमें जो पहला आता है इकाई आता है, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसे चलता है। तो इधर जो लिखा वो इकाई अंक है, ये है दाई का अंक। अब मुझे एक बात बताओ, इसने जो बोला है कि अंकों को पलट दें। अब अंकों को पलटने का मतलब ये होता है, अंकों को पलटने का मतलब ये होता है कि आप उल्टा लिख दें। उल्टा कैसे? जैसे 63 लिखा, 63 का उल्टा क्या होता है? 36 होता है सर। कितना होता है? 36। और 36 के अंदर ये जो 6 है, अब ये इकाई अंक कहलाएगा? वो तो पक्का ही है, क्योंकि संख्या में हमेशा फिक्स पैटर्न है। पहले हमेशा इकाई अंक आता है और बाद में क्या आता है? दाई अंक आता है। बात समझ में आई या नहीं? 63 लिखा, हमने कोई भी 2 अंकों की संख्या उठानी है। आपको 2 अंकों की संख्या ही बोली गई है, तो अब हम तो 2 अंकों की संख्या के ऊपर ही गौर करेंगे, हमें दूसरे से कोई लेना देना नहीं। ऐसा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10वां हम करेंगे उसको शानदार तरीके से, वो भी मैं समझा दूं। समझ, मैंने एक 2 अंकों की संख्या उठा ली रैंडम 63। तो 63 में 3 जो था इकाई अंक था, 6 क्या था? दाई अंक। जैसे मैंने इसको उल्टा किया तो 63 को 36 लिखा, 36 अब 6 इकाई अंक बन गया, मतलब संख्या पलटी या नहीं पलटी। और दूसरा तरीका और है इसको लिखने का। आप कहोगे सर कैसे? मुझे एक बात बताओ, ये जैसे 63 लिखा, इस 63 को मैं 10 गुणा 6 प्लस 3 के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ये इकाई अंक यही है और दाई अंक भी यही है। 36 लिखा, 36 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 3 प्लस में 6। देखो इकाई अंक, दाई अंक, मतलब मैं किसी भी 2 अंकों की जो संख्या होगी उसको 10 की टेबल से तोड़ सकता हूँ। कैसे? जैसे आपके सामने कोई उदाहरण आ गया, जैसे आपके सामने उदाहरण है 72। अब 72 का आपको सबको पता, उल्टा अगर करोगे तो 27 आएगा। हाँ जी बोलो, सही बात है बिल्कुल। अगर 72 को लिखूं तो 10 गुणा 7 और प्लस में 2, देख लो 70 प्लस 2 72 हो रहा है। और इसमें देखो इकाई अंक, दाई अंक। 27 लिखोगे तो 10 गुणा 2 और प्लस में 7, वापिस 27 हो रहा है। तो मैं इसको 10 के पाड़े में तोड़ सकता हूँ। अगर मेरे 2 अंकों की जो संख्या है उसको लिखने का अगर पैटर्न मुझे समझ में आता है तो मुझे ये समझ में आएगा कि मुझे हर बार लिखना पड़ेगा 10 गुणा, लिखना पड़ेगा। फिर आएगा इसमें दाई का अंक। बोलो हाँ या ना? और प्लस में क्या आएगा? इकाई अंक। अरे बोलो, देखो मैंने कोई सूत्र आपको रटवाया नहीं, सूत्र बनाया है, होता है एक्चुअल में, किताबों में लिखा। देखो इस सवाल को ध्यान से देखो, 10 गुणा 6 क्या था? 6 था आपका दाई का अंक, तो दाई का अंक, फिर प्लस, और 3 क्या था? इकाई का अंक। तो कोई भी जो 2 अंकों की संख्या होती है उसको लिखने का फॉर्मेट होता है 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। 2 अंकों की जो संख्या होती है उसको लिखने का फॉर्मूला होता है 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक। हमें 2 अंक मिल गए, हम एक को x मानेंगे, एक को क्या मानेंगे? y मानेंगे। इधर ध्यान देना सब, ठीक है? अब मिटाता हूं इनको और एकदम सिस्टमेटिक तरीके से सवाल करवाता, और अंकों को पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुणा इकाई का अंक प्लस दाई का अंक। क्यों? वो तो उल्टा फिल्टा होना ही, आगे पीछे होना है वैसे। चलो सर इधर ध्यान दें, हम मानेंगे इसको। आप लिखेंगे माना माना इकाई अंक, या इकाई का अंक लिख दो, एक ही बात, कोई फर्क तो वैसे भी नहीं पड़ रहा। कैसे लिखोगे तो अभी कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आप लिखेंगे इकाई का अंक, क्या मान लिया साहब? x, और दाई का अंक उसको मान लो y। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस साल, बहुत शानदार सवाल है, प्रत्येक बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो हमने इकाई का अंक मान लिया x और दाई का अंक मान लिया y। अब जो 2 अंकों की जो संख्या होती है ना, आप लिखेंगे चूंकि 2 अंकों की संख्या
दो अंकों की जो संख्या होती है उसको लिखने का भी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, उसका फॉर्मेट होता है 10 गुणा दाई का अंक, दाई का अंक प्लस होता है इकाई का अंक। हाँ बेटा, क्या यही बताया था अभी? बिल्कुल यही बताया था। किसी भी संख्या को तोड़ के देख लेना, इसी रूप में टूटने वाली। अब अगर आपको दो अंकों की संख्या चाहिए तो उसको लिखने का तरीका हो जाएगा 10 गुणा है दाई का अंक मैंने मान लिया y, तो संख्या बन जाएगी 10y प्लस x। तो मेरे पास जो संख्या बनी है दो अंकों की, दो अंकों की जो संख्या बनी है वो बनी है बेटा आपके पास में 10y प्लस x। क्या बनी है? 10y प्लस x। बोलो सर, हमने दो अंकों की संख्या पहले सीखा कि कैसे टूटती है और हमेशा ही इस फॉर्मेट में टूटती है, 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई अंक। किसी संख्या को तोड़ देना चाहिए, जो मर्जी आपकी, हमेशा ही दाई का अंक आएगा, फिर इकाई का अंक जो आप सोच रहे हो उसमें जो इकाई और दाई का दिखाई दे रहा है वही यहाँ दिखाई देगा। तो इकाई का अंक x माना, दाई का अंक हमने y माना, तो दो अंकों की संख्या बराबर होती है 10 गुणा दाई का अंक प्लस इकाई का अंक, और दो अंकों की संख्या बन जाएगी 10 की जगह 10, दाई का अंक मैंने y मान लिया तो 10y प्लस इकाई का क्या मान लिया x। अब अगर अंकों को पलट दें, अब मुझे एक बात बताओ, अंकों को पलटोगे तो जैसे 36 लिखा है, कितना लिखा है 36, अब 36 को आप कितना लिखोगे? 63 लिखोगे। तो जो चीज पहले इकाई थी वो दाई बन गई, दाई वाली क्या बन गई? इकाई बन गई है। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या आप लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या मैं 100% कहूंगा कि वो संख्या बनेगी 10x प्लस y। बोलो मेरे शेर और शेर ने, कोई दिक्कत है क्या? क्यों? क्योंकि अंकों को पलटोगे तो दाई वाला अंक इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई वाला अंक क्या हो जाएगा? दाई का अंक हो जाएगा। आप कोई भी संख्या देख लो, आपने जैसे सपोज डेट लिख दिया 26 लिख दिया, क्या लिख दिया? 26, तो 26 में 6 इकाई का अंक है, 2 क्या दाई का अंक, और अंकों को पलटोगे तो 26 क्या बन जाएगा? 62 बन जाएगा। तो देखो जो दाई का अंक था वो इकाई अंक बन गया, इकाई वाला अंक क्या बन गया? दाई अंक बन गया। इस बात को ध्यान रखना। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये जो संख्या बनी है वो 10y प्लस x, वो बन जाएगी 10x प्लस y। तो मेन संख्या हमारी ये है, अंकों को पलटने पर बनी संख्या हमारी ये। अब आपको जो जो प्रश्नानुसार बातें बोली है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हिसाब क्या बोला? पहली बात गौर करना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक कौन से होते हैं? इकाई अंक होता है, एक दाई अंक होता है। दो अंकों में कौन होता है? इकाई अंक होता है, एक दाई अंक होता है। तो इकाई अंक x है प्लस दाई अंक y है, इनका योग है 9। बोलो साहब हाँ जी। कुछ दिक्कत है क्या? आपको बोला है कि दो अंकों की आपको ऐसी संख्या सोचनी है जिसके अंकों को जब जोड़ो, जैसे आप सोचो कि आपने 45 सोच लिया, 45 में देख लो 4 और 5 का योग नहीं हो रहा है क्या? आपको सिर्फ 63 भी तो होता है, आपको 26 भी तो होता है, आपको 72 भी होता है, आपको 81 भी होता है, बिल्कुल 18 भी होता है। इन ऐसी संख्या सोचनी जिनका योग वो तो आ जाएगा। मैं लास्ट में बोला है वे संख्या ज्ञात कीजिए, वो तो अपने आप जब आएगी तो उनके अंकों का योग भी 9 आएगा, वो टेंशन मत लो। तो हमारे प्रश्न अनुसार क्या बोला कि जो संख्या दो अंकों की उनके जो अंकों का योग है, जब आप अंकों का योग करोगे तो वो 9 आना चाहिए। अंक कौन कौन से माने? इकाई और दाई होते हैं। तो इकाई का अंक प्लस दाई का अंक बराबर हो गया 9। अब वापस पुनः प्रश्न अनुसार जो बात बोले वो बहुत शानदार लिखी हुई, इस बात को ध्यान रखना। आप लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार। पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला है आपसे वो बात सुने। अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुणा, किस संख्या का? जो मेन संख्या आपके पास, मेन संख्या कौन सी? मेन संख्या है आपके पास में 10y और प्लस में x। इस संख्या का कितना गुणा? 9 गुणा। बराबर देखो, इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का 9 गुणा बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन सी बनी थी हमारे पास में? 10x प्लस y। उस संख्या के कितने गुणे के बराबर है? 2 गुणा के बराबर। हाँ जी बोलो, कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। जो बात पहले बोली वो लिख दी, लास्ट में जो बात बोली, इस संख्या का 9 गुणा, किस संख्या का? जो आपके पास मेन संख्या है। तो दो अंकों की संख्या कौन सी है? 10y प्लस x। तो इस संख्या का 9 गुणा बराबर है
अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुने के बराबर, ये बात आपके लिखी गई। अब इसको सोल्व कर लो, दो समीकरण बनेंगे, विलोपन विधि लगेगी, इजी वे में उत्तर आ जाएंगे। ध्यान दें सब, 9 को 10 से गुणा करोगे तो 90y बनना, सही कह रहा हूं बिल्कुल, प्लस 9 को 1 से गुणा करोगे 9x बनेगा, बराबर इनको इससे गुणा करोगे तो ये 20x बनेगा, और ये बन जाएगा आपके पास में 2y। सबको इधर ले आओ, इधर लाओगे तो 90y प्लस का 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर 0। हाँ बेटा जी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, माइनस का 20x प्लस का 9x, तो आप लिखेंगे माइनस का 11x, प्लस का 90y माइनस का 2y, तो प्लस का 88y बचेगा, बराबर में 0। या तो आप इसको ऐसे ही रख दें, वरना एक काम करें, 11 कॉमन ले लें, क्योंकि 11 कॉमन आ रहा है सब में। 11 कॉमन जब आप लोगे तो यहां से 11 लिया तो पीछे बचेगा माइनस का x प्लस 11 का भाग 88 में कितनी बार जाएगा, 8y, बराबर में 0। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस का x प्लस का 8y बराबर 0 बटा गुणा वाला 11 भाग में जाएगा, तो ये बनेगा माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये मेरे पास आएगा समीकरण संख्या 2। तो मैं एक बार ब्रैकेट में आपकी संख्याएं बंद कर रहा हूं, दोनों समीकरणों को ध्यान देना सर। एक ही आ गई आपके पास, एक संख्या ही आ गई। मुझे नहीं लगता जो बात आपको बोली गई थी, इस बात के ऊपर आपको सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा। इस संख्या का 9 गुणा अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुणे के बराबर है। पहले अंकों का योग बोला, अंक क्या, x और y, इकाई और दाई को जोड़ने पर 9 आना चाहिए, बन गया। अब समीकरण 1 और 2 को आपको घटाना या जोड़ना, जो आपको डिसाइड करना वो देख लो। इधर y को आप नहीं घटा सकते, क्योंकि इधर 8y है, इधर देखो यहाँ प्लस का x है, यहाँ माइनस का x है, और दोनों सेम है, तो इसको हम घटाएंगे, सॉरी इस बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो एक प्लस का x है माइनस का x कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे समीकरण 1, कुछ जगह में कर लेता हूँ इधर, है ना, जगह काम आएगी आपका। आप लिखेंगे समीकरण 1 वे, समीकरण 1 वे समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ा इसीलिए क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, और अलग अलग चिन्ह हो तो जोड़ना है, और सेम चिन्ह हो तो घटाना है, इस बात को मैंने बता रखा आपको। और ये है आपके पास में x प्लस वाई बराबर में कितना, 9, और ये है माइनस का x प्लस का 8y बराबर 0। जोड़ते वक्त कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, y और 8y कितना हो गया, 9y बराबर 9 और 0 कितना हो गया, 9। y का मान आ जाएगा 9 बटा 9, तो y कितना आ जाएगा आपके पास 1। कितना आएगा बेटा y का मान, y का मान आएगा आपके पास 1। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको यहां तक होनी चाहिए। अरे बोलो कोई समस्या है क्या, y का मान, अब y का मान उठाकर कहाँ रख दो, कहीं रख दो, आपकी जहां इच्छा वहां रख दो। समीकरण 1 में आप लिखेंगे y बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर, और जब समीकरण 1 में आप रखेंगे, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर कितना, 9, तो x प्लस वाई का मान कितना है 1, ये रहा, और बराबर में है कितना 9, तो x बराबर 9 प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का x 1, और 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको संख्या वैसे पता लग गई, क्योंकि कोई भी संख्या लिखी जाती पहले इधर इकाई का अंक फिर दाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना है 18, दाई का अंक कितना 1, तो संख्या 8 बन गई, 18 बन गई है ना। लेकिन हम संख्या से निकाल सकते हैं, तो आप लिखेंगे अतः 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर, और जो 2 अंकों की संख्या हमने एक्चुअल में मानी थी वो ये रही 10y प्लस x, तो आपके पास आएगा 10 गुणा y का मान कितना है 1, ये रहा, और प्लस x का मान कितना है 8। 10 को 1 से गुणा करोगे 10 प्लस में 8 बराबर में कितना आ जाएगा 18, और 18 आने पर ये इस क्वेश्चन का फाइनल क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर। अगर आपके पास मेन संख्या 18 है तो इसके अंकों को पलटने पर बनेगी संख्या क्या होगी, 81 हो जाएगी। और अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ मान रख के चेक कर लें, तो मैं तो सीधा ही लिख रहा हूं, तथा अंकों को
अंकों को पलटने से बनी संख्या। बराबर 18 है तो 18 का उल्टा क्या हो जाएगा 81। और देख लो अंकों का योग भी 9 है। और वैसे अगर आपको वो सीधा 81 में वैसे उल्टा कर दिया, 18 का उल्टा 81 होता है, यहाँ रख के चेक कर लो। चाहे अब यहाँ सोचो 10 गुणा x का मान 8 रखोगे तो 10 को 8 से गुणा करोगे 80, 80 प्लस 1 y का वाला मान 81 होगा या नहीं होगा। बाकी अगर एक पता लग जाए तो अंकों को पलटने से बनी संख्या मैं आराम से निकाल सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत आएगी भी नहीं, किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद है बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, इतना सिंपल है इसकी कोई हद नहीं, आप समझ लें एक बार। कोई भी दो अंकों की जो संख्या होती है इसमें एक इकाई अंक होता है, क्या होता है दायिक अंक होता है। मैंने इकाई अंक को x मान लिया, दायिक अंक को y मान लिया। दो अंकों की संख्या को लिखने का फॉर्मेट हो गया 10 गुणा दायिक अंक प्लस इकाई अंक। ये मैंने आपको बता दिया, पूरा सोल्व करके बताया पहले बेसिक। तो दो अंकों की संख्या बराबर 10, इकाई दायिक अंक हमने y माना प्लस इकाई अंक 10x हो गया। तो दो अंकों की संख्या बनी 10y प्लस x। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी, अंकों को पलटोगे मतलब x y की जगह चला जाएगा, y x की तरह आ जाएगा। ये तो उल्टा हो गया, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ गया, तो ये आ गया। अब प्रश्न अनुसार पहली बात बोली कि दोनों अंकों की संख्या अंकों का योग, अंक कौन से, इकाई और दाई, तो इकाई और दाई के अंकों का योग है 9। और पुनः प्रश्न अनुसार बोला है इस संख्या का 9 गुणा, कौन सी संख्या जो आपके पास पहले से मौजूद है, पहले से कौन सी मौजूद है, जो इस संख्या का 9 गुणा 10y प्लस x का 9 गुणा बराबर है अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुने। सोल्व किया, ये माना है। अब बाकी समीकरण 1 और समीकरण 2 आने के बाद विलोपन विधि लगानी, या एक प्लस का x है और वहां माइनस का x है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया और y का मान मुझे मिला कितना, 1 मिला। कैलकुलेशन y का मान जब मैंने समीकरण 1 में रखा तो मुझे x का मान मिला 18। दो अंकों की संख्या का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा 10 गुणा दायिक अंक प्लस इकाई अंक रखा 18 है। और अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर पहले 18 मेन संख्या तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या कौन सी बनेगी, 81 बनेगी। और बाकी अगर पता नहीं हो तो इस सूत्र में रख देना। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की नहीं आई होगी, एकदम इजी वे में मैंने आपको दूसरे का तीसरा सवाल करवा दी। अब 2 सवाल छोटे छोटे और बचे हैं, चौथा और पांचवा, उनको करते हैं और फिर हमारी क्लास आज की क्या हो जाएगी खत्म, और प्रश्नावली 3.3 भी क्या हो जाएगी खत्म। एक छोटा सा उदाहरण का वीडियो और बनेगा और फिर उसके बाद द्विघात समीकरण चैप्टर शुरू करना है। और बेहतरीन तरीके से आपको लेक्चर्स करवा रहा हूँ, एकदम नोट्स वगैरह सारी चीज़ें करवा रहा हूँ। मन लगा कर पढ़े, शानदार रिजल्ट आपका रहने वाला आने वाले समय में, मस्त रहिए। ठीक है, अब आराम से देखो एक बार इस सवाल को। मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी बच्चे को होनी चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लिखवा दें। देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं दूसरे का चौथा सवाल। दूसरे का चौथा सवाल क्या कह रहा है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। कोई मीना नाम की लड़की है, वो बैंक गई। अब खजांची का मतलब होता है कैशियर, जो आपको पैसे देता है ना, वो होता है खजांची का मतलब, खजांची का मतलब, इस बात को ध्यान रखना। और मीना ने कहा मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। वाकई मैं एक्सेप्ट करूंगी ही नहीं, मुझे तो जो पैसे 2000 होने चाहिए उसमें जो नोट होने चाहिए वो 50 रुपये और 100 रुपये के अलावा किसी के नहीं होना। ऐसा नहीं 500 के दे दे, या पहले 2000 का नोट चलता था 2000 का कोई दे दे, ऐसा नहीं करना। एक नोट से काम नहीं, मुझे तो 50 और कितने के नोट चाहिए, 100 रुपये के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। बैंक वाले ने 2000 रुपये भी दे दिए, 2000 रुपये कैश हो रहा था, और उसको जो नोट दिए 50 और 100 रुपये मिलाकर उसने टोटल दिए उसको 25 नोट। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो 100 रुपये और 50 रुपये के नोट प्राप्त किए, तो एक को x मान लो और एक को y मान लो, काम हो जाएगा आपका। फिर विलोपन विधि है, आप लिखेंगे माना मीना ने बैंक से 50 रुपये के मीना ने बैंक से 50 रुपये के नोट प्राप्त किए। वो कितने मान लिए हमने, x। 50 रुपये के उसने कितने नोट प्राप्त किए, x। और मीना ने बैंक से 100 रुपये के नोट प्राप्त किए। y 50 रुपये के हमने मान लिया x नोट प्राप्त किए, 100 रुपये के y नोट प्राप्त किए, मुझे पता नहीं। बाकी बात सुने सर, बाकी बात सुने तो जो पहले प्रश्न अनुसार बात बोली है, जो उसने प्रश्न अनुसार बोला, उस बात के ऊपर गौर करें सर।
उस बात के ऊपर अगर गौर करेंगे तो पहले बोला है कि उसने टोटल कितने नोट्स प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 किसको मिला के किया, 50 रुपए और 100 रुपए, इसका मतलब एक्स और वाई को मिलाकर उसने कितने नोट प्राप्त कर लिए, 25 नोट प्राप्त कर लिए। क्या मैं कह सकता हूं एक्स प्लस वाई बराबर 25, समीकरण संख्या 1। एक्स प्लस 25, एक्स प्लस वाई बराबर 25। मुझे नहीं लगता इस चीज़ में किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के मिलाकर जो नोट प्राप्त किए वो 25 नोट प्राप्त किए और 2000 रुपये उसके पास आ गए। नोटों की संख्या कितनी है, टोटल 25 है। अब उसमें 2000 कैसे है, वो कैसे भी हो सकते हैं कि कितने 50 के हैं कितने 100 के हैं, टोटल काउंट करोगे 50 और 25 है ना 100 रुपये वाले पैसे को, तो होने कितने चाहिए, 2000 रुपये होने चाहिए। तो जो नोट प्राप्त किए उसने मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो एक्स और वाई को मतलब 50 रुपये और 100 रुपये के मिलाकर 25 नोट को बोला, तो 50 को एक्स मान लिया, 100 वाले को वाई मान लिया, दोनों को मिलाकर 25 नोट। अब दूसरी बात जो बोली गई है वो थोड़ी सी हिडन है, आप समझ लें। हिडन कैसे आप लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न अनुसार। एक बात बताओ, मैं लिख देता हूं फटाफट ऐसे करके कि आपको कोई दिक्कत हो या नहीं मैं बताता हूं आपको। 50x प्लस 100y बराबर हो जाएगा 2000। हाँ जी, क्या मैं बात सही कह रहा हूं? कैसे, देखो मुझे पैसे कितने चाहिए, 2000 चाहिए, मीना को चाहिए ना, समझ, मीना को पैसे कितने चाहिए, 2000 चाहिए। अब 2000 में 50 रुपए के कुछ ना कुछ नोट तो वो लेगी और 100 रुपए भी कुछ ना कुछ नोट लेगी, लेकिन टोटल जो कैश होना चाहिए वो होना चाहिए 2000। तो हमने माना कि 50 रुपए के उसने कितने नोट प्राप्त किए एक्स, क्योंकि मुझे पता नहीं है, सवाल ने बोला है उसने 50 और 100 रुपए कितने नोट प्राप्त किए, तो हमने माना कि 50 रुपए के उसने कितने नोट प्राप्त किए एक्स और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए वाई, क्योंकि ये बात मैंने मान ली। 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए, 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए और दोनों को मिलाकर 2000 मुझे कैश देना। बोलो बात समझ में आई या नहीं है? क्यों? क्योंकि जितने 50 रुपए के नोट लोगे उसको उस नोटों की संख्या से गुणा करवाओगे, प्लस जितने 100 रुपए के नोट लोगे उस नोटों की संख्या से गुणा करवाओगे, टोटल जो कैश बढ़ना चाहिए वो बढ़ना चाहिए 2000। तो 50 रुपए के एक्स नोट लिए, 100 रुपए के वाई नोट लिए और दोनों को मिलाकर जो टोटल कैश बना उसके पास वो बना 2000। अब एक तो है यही सवाल छोड़ दो, वरना फिर आपको प्रतिस्थाप विलोपन विधि लगानी पड़े, गड़बड़ होगी, बराबर लाना। वरना देखो पूरे समीकरण में 50 कॉमन आ रहा है, 50 कॉमन आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो आप 50 जब कॉमन लेंगे तो यहां तो बचेगा x प्लस 50 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 2 बार, तो 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। मैं यहां से लिख सकता हूं x प्लस वाई बराबर, ये बनेगा साहब 2000, गुणा वाला 50 कहाँ जाएगा, भाग में, 1 0 कैंसिल, और x प्लस 2y बराबर 5 का भाग 200 में कितनी बार जाएगा, 40 बार। समीकरण संख्या कितना हो गया साहब, 2। समीकरण संख्या कितना हो गया, 2। ये तो बेसिक कैलकुलेशन हमने कर दी। सबसे बढ़िया जो समझने लायक बात थी वो ये थी कि 50 रुपए के एक्स नोट प्लस 100 रुपए के वाई नोट बराबर 2000 का कैश हो गया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या है। आगे बढ़ते हैं सर। अब मुझे विलोपन विधि लगाने, किसी एक चर का विलोप करना। कौन सा चर समान नजर आ रहा है आपको सर, एक्स नजर सेम आ रहा है और दोनों एक्स प्लस के, इसका मतलब इस बार घटा दो। आप लिखेंगे समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है आपके पास x प्लस 2y बराबर में कितना है, 40। घटाते वक्त आपको पता चिन्ह चेंज हो जाते हैं दूसरे समीकरण, बिल्कुल। तो तीनों के तीनों ही प्लस है, तीनों ही माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, और प्लस का x माइनस का x कैंसिल हुआ या नहीं। अब ध्यान देना, अब ये प्लस का 2y नहीं है, माइनस का 2y, और माइनस के 2y में से y जाएगा तो माइनस का y बचेगा, और ये माइनस का 40 है, माइनस के 40 में से 15 जाएगा तो माइनस का 15 बचेगा, 25 जाएगा 15 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, y का मान आ गया साहब आपके पास कितना, 15 आ गया सर। y का मान आपके पास कितना आया, 15। ये आपके पास y का मान है, इसका मतलब y का मान 15, इसका मतलब उसने 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए, 15, इसका मतलब उसके पास 1500 रुपये आ गए। ठीक है सर। ये y बराबर जो 15 है वो आप रखेंगे समीकरण 1 में, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण जब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 पहले लिखें। समीकरण 1 है आपके पास x प्लस वाई बराबर 25, तो x
प्लस वाई का मान 15 बराबर 25, एक्स बराबर 25, प्लस का 15 उधर गया माइनस का, एक्स का मान कितना हो गया 10, 25 में से 15 जाए एक्स का मान कितना होगा 10। बोलो मेरे शेर और शेर नहीं कोई समस्या है क्या? समीकरण बढ़ने के बाद तो हमने विलोपन विधि तो अब सीख ली है कि कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, चर का विलोप करना वगैरह अब आपके समझ में आ क्यों घटाना कब जोड़ना करना, मेन है समीकरण बनाना। ये बन गया। आप लिखेंगे अतः, लास्ट में आपको लाइन बनानी है, आप लिखेंगे अतः मीना ने बैंक से ₹50 के 50 रुपए को क्या माना था एक्स, 50 रुपए के 10 नोट तथा 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त किए। हाँ जी, बोलो मेरे लाल और लालियों कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। जो बातें बोली हमने 50 रुपए के नोट को एक्स मान लिया, 100 रुपए के नोट को वाई मान लिया, दोनों नोटों को मिलाकर टोटल 25 होने चाहिए, एक्स प्लस वाई बराबर 25। 50 को एक्स से गुणा किया, 100 को वाई से किया, क्यों? अब आप टोटल देख लो, 50 रुपए के 10 नोट प्राप्त किए तो 50 गुणा 10 500 और 100 रुपए के 15 नोट प्राप्त, ये 1500, 500 और 1500 नहीं हो रहा 2000 कैसे? तो 50 रुपए के एक्स नोट प्राप्त किए, 100 रुपए के वाई नोट प्राप्त किए, लेकिन दोनों को मिलाकर मेरे पास जो कैश आया मीना के पास वो आया 2000 रुपए का। 50 कॉमन लिया, गुणा में भेजा, ये समीकरण बना। समीकरण 1 और 2 में एक्स समान नजर आ रहे हैं लेकिन दोनों प्लस का इसलिए घटा दिए। घटाने पर y का मान 15 आया, y का मान 15 यहाँ रखा तो x का मान आ गया 10। जो x का मान है वो 50 रुपए के नोट है, जो y का मान है वो 100 रुपए के नोट है। 50 रुपए के 10 नोट हो गए और 100 रुपए के 15 नोट हो गए और 2000 का कैश उसके पास आ रहा है। ठीक है, उम्मीद है दूसरे का चौथा सवाल इजी वे में क्लियर हो गया होगा। अब एक सवाल और बचा प्रश्नावली 3.3 के अंदर, दूसरे का 5वां सवाल, फिर 3.3 हो जाएगा खत्म। देखो एक बार इसको अगली स्लाइड में करवाता हूँ दूसरे का 5वां सवाल। अब देखो करते हैं दूसरे का 5वां सवाल, और दूसरे का 5वां सवाल आपके जो प्रश्नावली 3.3 है उसका लास्ट सवाल है। आराम से देखो क्या बोला, बहुत सिंपल सा सवाल है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, हमने 3.2 के अंदर एक टैक्सी के भाड़े वाला किया था, एक नियत किराया उसने फिक्स कर दिया। तो लेकिन कितने दिनों का किया उसने? 3 दिनों का, मतलब 3 दिनों तक आपको कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, एक्स ही किराया देना पड़ेगा, क्योंकि हम नियत किराया एक्स मानने वाले। तो 3 दिन आप पुस्तक कितने दिनों के लिए ले जाओ, लेकिन शुरुआत के अगर 3 दिन 4 दिन ले गए, सपोज आपने पुस्तक 4 दिन के लिए लेके गए तो 3 दिन का किराया नहीं लगेगा, किराया कितने दिन का लगेगा? 1 दिन का। वो नियत किराया फिक्स कर दिया उन्होंने। देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किया, अदा करने का होता है दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए दिए? 21 अदा किए। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। 2 चीजें दे रखी आपको, मान लो उनको, आप लिखेंगे माना पुस्तक का नियत किराया, माना पुस्तक का नियत किराया बराबर x रुपए, कितने रुपए? x रुपए, और पुस्तक का प्रत्येक दिन का जो किराया, अतिरिक्त किराया की बात है, प्रत्येक दिन का जो किराया है वो मान लेते हैं भाई। प्रत्येक दिन 3 दिनों तक आपको एक्स ही देना। प्रश्न अनुसार क्या बोला उस बात के ऊपर गौर करना। प्रश्न अनुसार बोला है कि उसके बाद प्रत्येक दिन का, सरिता ने 7 दिनों का पुस्तक अदा है, तो आपको 7 दिनों का किराया दे रखा है। 7 दिनों का किराया बराबर 27 रुपए। क्या ये बात दे रखी? अब इसमें बात समझने लायक है। सरिता नाम की कोई लड़की वो 7 दिनों के लिए किताब ले जाती है। 7 दिनों के लिए अगर वो किताब लेके गई है तो उसको क्या 7 दिनों का किराया देना पड़ेगा? क्या अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया 7 दिनों का देना पड़ेगा? नहीं, 4 दिन का ही देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 दिनों के लिए लेके गई, लेकिन 3 दिन का तो नियत किराया कर दिया। ये माना पुस्तक का जो किराया है ना, नियत किराया, ये 3 दिन का किराया। ठीक है, तो आपको जो समीकरण बनाना 7 नहीं है, वो 3 दिन का तो हो गया x प्लस, यहां बनेगा 4y बराबर 27
इसको मैं दूंगा समीकरण संख्या 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किताब तो 7 दिनों के लेके गई है, लेकिन 7 दिनों में शुरुआत के 3 दिनों का, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, कितना कह रहा है, एक नियत किराया है। तो 7 में से 3 दिनों का x देगी, तो पीछे 7 में से 3 के कितने दिन बचे, 4 दिन का y देगी बराबर 27। ये समीकरण संख्या आ गया 1। इस बात को बहुत जरूरी समझना, बच्चे जल्दबाजी में 3x + 4y लिख देते हैं, पूरा गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। 7 दिनों के लिए पुस्तक लेके गई, ₹27 दे रही है, बट उसमें 3 दिन का एक माना पुस्तक का नियत किराया कितने दिन का, 3 दिन का। एक दिन का बोलते तो मैं भी बोल देता 6y कहते, यह कहते नियत किराया किसी दिन का बोलती नहीं, मैं पूरा ही 7y लेता। बट 7 दिनों में 3 दिन का x किराया प्लस 4 दिन का किराया कितना, y, 4 दिन बचे शेष और y किराया बराबर हो गया 27। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना बेटा। अगली बात आपको बोली पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार बोला है 5 दिनों का किराया दे रखा है, 5 दिनों का किराया। जो आपको 5 दिनों का किराया दिया है वो कितना दिया है, 21 रुपए दिया है। कितने रुपए दिया, 21। अब 5 दिनों में शुरुआत के 3 दिनों में तो उसको कितना किराया देना, x ही देना नियत, लेकिन एक्स्ट्रा कितने का हुआ, 2y का, और बराबर कितना हो गया 21। समीकरण संख्या 2। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत है। 5 दिन है, 5 दिन में 3 दिन का तो x है प्लस 2 दिन का ही y देना पड़ेगा, बराबर हो गया 21। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि और 7 ही रहा देखना, 3 और 4 7, 3 और 2 5, 5 दिनों के लिए हो गया। अब समीकरण 1 और 2 में विलोपन विधि लगानी। विलोपन देखो, x समान है, y समान नहीं, x समान है और दोनों प्लस के हैं। इसका मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करना है, घटाना है। तो घटाओगे तो आपके पास आएगा x + 4y बराबर कितना है, 27, और ये है x + 2y और बराबर में है 21। घटाते हुए सारे चिन्ह चेंज कर लें, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस, प्लस का x माइनस का x क्या हो गया, कैंसिल। ये देखो प्लस का 4y, ये माइनस का 2y, ध्यान रखना, प्लस का 4y माइनस का 2y कितना बचेगा, प्लस का 2y बचेगा, बराबर 27 में से 21 जाएगा, 6 बचेगा, और y का मान आ जाएगा 6/2, और y आएगा आपके पास कितना, 3 7। y का मान कितना आएगा, 3। y का मान उठाकर कहीं रख दो, इसमें रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। आप लिखेंगे y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है आपके पास x + 4y बराबर है 27। तो x + 4 गुणा y का मान 3 बराबर हो गया 27। x + 4 को 3 से गुणा करोगे 12 बराबर हो गया 27। ठीक है सर, तो x का मान आ जाएगा 27, प्लस का 12 उधर जाएगा माइनस का 12, और x का मान आ जाएगा 15। x का मान कितना आ जाएगा, 15। और आप लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर, x माना था और x का मान कितना आया, 15, तो नियत किराया हो गया 15 रुपये। अतिरिक्त किराया वो y माना था और y आ गया 3 रुपये। बोलो मेरे लाल और लालियों, कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता इस चैप्टर में कोई दिक्कत आपको हुई होगी। विलोपन विधि मैंने आपसे वादा किया था, जिस दिन लास्ट क्लास का बोलूंगा कि आज सवाल लास्ट हो रहा है, उस दिन विलोपन विधि आपके दिमाग में छप जाएगी। समीकरण बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ से बात कुछ भी काम नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाया, y का मान 3 आया, y का मान समीकरण 1 में रखा था, x का मान 15 आया, x का मान नियत किराया 15 रुपये, y का मान अतिरिक्त किराया हो गया, या प्रत्येक दिन का किराया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उम्मीद है एकदम सवाल सिंपल सा सवाल था। यहाँ बात विशेष तौर पर ध्यान रखनी, यहाँ x से लिखा जाएगा क्योंकि नियत किराया 3 दिन का हो गया, तो अतिरिक्त किराया 4 दिन के लगेगा और 5 दिन के लिए ले जाएंगे। अगर सपोज आप ले जा रहे हो 20 दिनों के लिए, तो आपको 17 दिनों के किराया देना, 3 दिनों के लिए तो x दे चुके हो आप 100 दिनों के लिए ले जाओ तो आपको किराया 97 दिन का देना, 100 दिन का नहीं देना। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, क्यों 3 दिन का बोला। बाकी सिंपल सा सवाल है, उम्मीद है
लेक्चर आपको दोनों लाजवाब लगे होंगे। पहला सवाल विलोपन विधि था, दूसरा सवाल भी विलोपन विधि था, लेकिन पहले समीकरण बनाओ फिर विलोपन विधि लगाओ। और इसमें विलोपन विधि ज़्यादा सिंपल थी, गुणा करने का बहुत कम काम पड़ा था, किसी से किए ही नहीं, सीधे सीधे समीकरणों में कट गए पांचों के पांचों सवालों। वहाँ गुणा करना पड़ता है समान बनाने के लिए, कब जोड़ना और कब घटाना, ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी। 3 सवाल अभी और करेंगे कल की क्लास में, वो है उदाहरण नंबर 8, 9 और 10। वो 2 अंकों की संख्या वाला जो सवाल समझाए तो वो वापस आएगा, तो उसको ध्यान से देखें, उदाहरण अपने आप आपसे हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन सब चीज़ों का रिवीजन करते रहिए, बिंदास रहिए। थैंक यू।